नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत खन्ना और आप देख रहे हैं एसटीएन का खास शो एसटीएन स्पेशल गेस्ट। स्पेशल गेस्ट में आज भी हमारे साथ एक खास मेहमान इस सेंस में भी क्योंकि आने वाला वक्त बारिश का दौर है और बारिश के दौर में हमारे सामने बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं और ख़ास तौर पे खान पान और स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हम देखते हैं और जूझते हैं। तो हमारे साथ में इसी कड़ी में बातचीत करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर बीएल मीना साहब। डॉक्टर बीएल मीना साहब कोटा मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पे तैनात हैं। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। आप पूरी एक यूनिट का आपके ऊपर जिम्मा है और अच्छी बात यह है कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज के स्पेशल वार्ड हैं वहाँ आपकी यूनिट स्थापित है। और डॉक्टर साहब आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने शुरुआत की कि बारिश का दौर आने वाला है और ये एक ऐसा दौर होता है जब बारिश, पानी, किचकिच, पसीना, उमस, ये सब चीज़ें साथ चलती हैं, तो इसका असर हमारे पेट पे किस तरह से पड़ता है? उल्टी दस्त की बीमारी ज़्यादा होती है मोस्टली, और जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, वायरल हेपेटाइटिस है। ये बीमारियां जैसे मौसम चेंज होता है, बरसात होती है, तो उनमें ये बीमारियां होने की ज़्यादा संभावना है और होती रहेगी है। और 3-4 महीने तो पीक टाइम रहता है इनका। ये सारी बीमारियां आमतौर पे वायरस से ही फैलती हैं? हाँ, एक्चुअल में क्या वायरल हेपेटाइटिस जस्ट लाइक एक सिंपल पीलिया हो जाता है किसी पेशेंट को जी। तो पेशेंट कहता है कि साहब मेरे को ना थोड़ा सा बुखार जैसा लगता है, जोड़ों में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, हेडेक है, बदन में पूरा दर्द है। तो जस्ट लाइक वो पेशेंट कंप्लेन करता है साहब मेरी आंखें पीली हो रही है और मेरे हाथ भी पीले हो रहे हैं, मैं थकान रहती है मेरे को। तो पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। जस्ट लाइक पीलिया एक्चुअली में पेशेंट को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। पीलिया क्या होता है कि 2 टाइप का होता है, एक तो लीवर के अंदर का, एक लीवर के बाहर का। लीवर के अंदर जो पीलिया होता है वो सिंपल वायरल हेपेटाइटिस जैसे बोलते हैं, सिंपल वायरस। अब वायरल हेपेटाइटिस जस्ट लाइक है, जैसे हेपेटाइटिस ए की वजह से भी हो सकता है, बी की वजह से भी हो सकता है, ई की वजह से भी हो सकता है, डी की वजह से भी हो सकता है, कोई मलेरिया की वजह से भी मतलब जॉन्डिस हो सकता है, डेंगू की वजह से भी सीवियर डेंगू हो गया किसी पेशेंट को तो उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन। अदर पीलिया जिससे मतलब डेंजरस पीलिया होता है वो रेयर होता है, पर जैसे जस्ट लाइक जैसे विल्सन डिजीज हो गया, उसमें डीप जॉन्डिस हो गया, पेशेंट एक्यूट लीवर फेलियर में चला जाता है। एल्कोहलिक हेपेटाइटिस जैसे शराब पीते हैं लोग तो उनमें हो सकता है। जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस जो है, विल्सन डिजीज है, ये इंट्राहेपेटिक जो लीवर के अंदर जो की वजह से जो पीलिया होता है ना, वो एक ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, सिंपल वायरल हेपेटाइटिस। फिर अपन पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं जो रूटीन लाइक, जैसे उसके लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं पहले तो अपन देखते हैं, फिर उसकी सोनोग्राफी करवाते हैं रूटीन, और हेपेटाइटिस बी, ई के वो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं अपन। तो उससे पता लग जाता है कि अपन को पीलिया इंट्राहेपेटिक है, लीवर के अंदर का है, लीवर के बाहर का है। पीलिया क्या मौत का कारण भी बन सकता है क्या? पीलिया मौत का कारण बन सकता है। एक्चुअली में क्या, जस्ट लाइक जैसे हेपेटाइटिस ए की वजह से होता है या बी की वजह से होता है और ई की वजह से होता है, तो वो बहुत रेयर केस है, लेस देन 1% मोर्टेलिटी के चांस होते हैं। वो भी यदि उसका जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, जैसे मान लो ओटीपीटी मोर देन 1000 में चला जाता है, उसका लीवर का नेक्रोसिस हो जाता है, तो पेशेंट की मोर्टेलिटी हो सकती है, पर अनलाइकली कम होता है ऐसा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी देखने में आती है, पीलिया अपने आप में शब्द काफ़ी एक पुरातन मतलब काफ़ी लंबे सदियों से जो है हम सुनते आ रहे हैं, उसको देखते आ रहे हैं। पीलिया को लेकर के कई लोगों में ये भी भ्रांति है कि वो देसी और कई टोने टोटकों में पड़ जाते हैं। क्या वो संभव है कि टोने टोटकों से ठीक हो जाता है? कोई संभव नहीं है सर। एक्चुअल में क्या, सिंपल जो पीलिया होता है वो 20 से 25 दिन और 1-1.5 महीने में ऑटोमेटिक रिकवर हो जाता है। सिम्टोमेटिक इलाज होता है, पेशेंट को रेस्ट करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। जस्ट लाइक जैसे लीवर के अंदर दूसरा पीलिया के रीजन होते हैं, जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, विल्सन है, तो अलग अलग ट्रीटमेंट होता है सर उसका। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, कोई ड्रग इंड्यूस है उसकी वजह से, कोई हर्बल मेडिसिन लेता है, कोई पेशेंट कहता है कि मैं ये बहुत टाइम से दवाई खा रहा हूँ, तो उनकी वजह से पेशेंट डेंजरस हो सकता है, ज़्यादा पीलिया फैल सकता है।
अच्छा, तो जैसे आपने ये कहा कि हर्बल दवाई, तो फिर एक बहुत बड़ा एक सवाल ये खड़ा होता है कि हमारा एक देश का बहुत बड़ा कारोबार एक हर्बल दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो दवाइयाँ ऐसी भी हैं जिनका कोई ना तो कोई वैज्ञानिक आधार है, एक सुनी सुनाई कथाओं और गाथाओं के ऊपर उन दवाओं का जो है प्रचलन में है, वो कितना नुकसान पहुंचाती है? वो एक्चुअली क्या डिपेंड करता है सर, वो कितने टाइम से उसको कंज्यूम कर रहा है, कितने टाइम से उस हर्बल मेडिसिन को ले रहा है। अच्छा। हाँ, कई बार क्या होता है कि सर पेशेंट ना 1-2 साल तक लेता रहता है, तो लगातार, तो वो डेंजरस हो सकता है उसके लीवर के लिए, लीवर के लिए उसका आमाशय को डैमेज कर सकती है वो हर्बल दवाइयाँ। बिल्कुल कर सकती है। ऐसा कोई उदाहरण आपने कोई फेस किया अभी? हाँ, फेस किया है सर, बहुत से पेशेंट हमारे वार्ड में आते हैं, उनसे हम जब हिस्ट्री लेते हैं कि यार तुम्हारे जैसे सिंपल वायरल पीलिया नहीं है, तुम ये बताओ कोई दवाई लेते हो? साहब हम एक वहाँ पर हमारे एक लोकल डॉक्टर है, उससे हम ये दवाई खा रहे थे, बहुत दिनों से खा रहे थे। तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है सर, लीवर फेलियर में चला जाता है पेशेंट, उसकी मोर्टलिटी हो जाती है। आजकल ये व्हाट्सएप और फेसबुक और ये सोशल मीडिया का दौर है, तो इसके ऊपर भी हम लोग देखते रहते हैं कि कई बार कई मतलब चीज़ है कि ये खाओ, ये खाओ, ये पियो, ये खाओ। अब उसमें ना कोई ये कि भाई सोर्स क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन वो गाँव की एक बैठी हुई जनता तो वो मान लेती है सच कि भाई ये तो सच है। तो ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे कि जो मतलब गलत जानकारियों की वजह से भी। हाँ, एक्चुअल में क्या है सर, एक्चुअल में क्या पीलिया को लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किसकी सलाह लेनी चाहिए, और उसका मैनेजमेंट, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है सर, हमारे जो पास जो पेशेंट आते हैं एडवांस आते हैं सर। एक्चुअली में क्या पेरीफेरी में वो लोकल डॉक्टर के पास दिखा लेते हैं, फिर वो जनरल फिजिशियन को दिखा लेता है, उसको समझ में नहीं आता कि पीलिया लीवर के अंदर का है या लीवर के बाहर है। लीवर के बाहर होता है जो पीलिया वेरी डेंजरस, वो उसमें क्या होता है सर, एक्चुअली में क्या कहीं वो होता है कि यार तेरा तो पीलिया है कोई दिक्कत नहीं, पर जो बिनाइन कोज होते हैं, मतलब जैसे सिंपल कोज, तो जो कॉमन बाइल डक्ट होती है ना सर, उसको भी उसमें स्टोन फंस जाते हैं, तो डायग्नोस नहीं होती भाई कई बार पेशेंट को। तो उस पेशेंट को फीवर आता है, पेन एब्डोमेन होता है ना, तो उसके काउंट्स बढ़ जाते हैं, मतलब उसको बुखार आता है, तेज बुखार आता है, सर्दी लगती है और पेन एब्डोमेन होता है। अब तो जनरल फिजिशियन उसको पहचान नहीं पाते सर। सर्दी लग के बुखार आएगा तो स्वाभाविक रूप से आदमी सोचेगा वायरल हो गया, मलेरिया हो गया, इसको डेंगू हो गया, वो जनरल ट्रीटमेंट करते रहते हैं सर। एक्चुअली में क्या सर, हमारे पास पेशेंट आते हैं ना जो रेफरल होके आते हैं, अब उनको पता लगता है कि यार मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है सर। मैं लिटरली बताऊं कि मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को अभी मतलब लोग जानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है उसमें कौन सी बीमारियां होती हैं। एक्चुअली में क्या हमारे पास इस टाइप के जो पेशेंट आते हैं हम उनको तुरंत डायग्नोस कर लेते हैं सर, पर पेशेंटों को सोचना चाहिए कि यार ये जिस मतलब जो बीमारी है उसी डॉक्टर को दिखाएं, अपन उनसे कंसल्ट लें। कई बार क्या होता है सर, पेशेंट घूमता रहता है, माला डाल के घूमता रहता है, मंत्राता रहता है पीलिया को, और वो एडवांस में पहुंच जाता है, उसका विद्रुम 40 के बार पहुंच जाता है, उसको कोगुलोपैथी हो जाती है, लास्ट स्टेज में आता है, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता सर। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि 1000 से ज्यादा बीमारियों का कारण आपका पेट है। आप पेट में क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में कितना सहयोग करेगा, क्या आपको परेशान करेगा या कैसे करेगा, इन्हीं सब भ्रांतियों के ऊपर आज चर्चा के लिए हमने बुलाया है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के डिपार्टमेंट के हमारे विभागाध्यक्ष है और सहायक प्रोफेसर है डॉक्टर BL मीना साहब। डॉक्टर BL मीना साहब, अभी साफ तौर पे अभी आपने ये कहा कि पीलिया एडवांस स्टेज पर आते आते तक हम तक पहुंच पाता है, तब तक बहुत कुछ रोगी का बिगड़ चुका होता है। पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो आम तौर पे कॉमन एक नाम है, जो घर घर में लोग इसके वाकिफ हैं। घर में बैठा हुआ व्यक्ति ये कैसे पता करे कि उसको पीलिया है? एक्चुअली में क्या सर, पीलिया होने के पहले उसको ना थोड़ा सा माइल्ड फीवर आएगा, माइल्ड फीवर, बॉडी में पेन होगा, उसको थकान होगी, अच्छा है ना। उसके बाद में उसको लगेगा कि यार मैं थोड़ा सा मेरे को पीला यूरिन आ रहा है, पेशाब पीला आ रहा है मेरे को, उसको लगता है ऐसा, पेशेंट हिस्ट्री देता है, तो उसी टाइम उसको कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, वैसे उसके पीछे वैज्ञानिक आधार क्या है? पीला क्यों हो जाता है? आंखें भी पीली हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? उसकी हेमोलाइसिस हो जाता है, RBC का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अच्छा, RBC मतलब उसके डिजोल्व मतलब कम होने लग जाते हैं, डिजोल्व होते हैं, तो वो RBC बढ़ता होगा, रेड ब्लड सेल, हेमोलाइसिस हो जाता है लीवर के अंदर, इसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है, इसलिए जॉन्डिस, वो पीलापन दिखने लग जाता है, पीलापन दिखने लग जाता है। एक बात और आपने कही कि एक तो लीवर के अंदर का पीलिया है जो कम खतरनाक है, एक लीवर के बाहर पीलिया कैसे होता है, वो क्या होता है? लीवर के बाहर पीलिया सर एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे पेशेंट मोस्टली ओल्ड एज के होते हैं, जैसे मान लो 45-50 एज के होते हैं, उनको पेन एब्डोमेन होता है, फीवर आता है, और वो एक्चुअली में क्या ना वेट लॉस जैसे होते हैं, मतलब उनको ककेक्सिक हो जाते हैं, वेट लॉस हो जाते हैं, उनको रिकरेंट वोमिटिंग होती है। तो एक्चुअली में क्या इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि सर जैसे एक तो बिनाइन कोज होते हैं, मतलब एक सिंपल कोज, जैसे कॉमन बाइल डक्ट होती है ना, पित्त की नली बोलते हैं उसको सर जी।
पित्त की नली में कोई भी एक पत्थर फंस जाता है, सीबीडी जैसे गाल ब्लैडर में पत्थर होता है तो वो रसक के सीबीडी में कॉमन बाइल डक्ट में आ जाता है सर। कॉमन बाइल डक्ट में आने की वजह से उसको जॉन्डिस, उसका ब्लॉक हो जाता है वो सिस्टम, तो जॉन्डिस हो जाता है सर पेशेंट को। उसको पेन एब्डोमेन होता है, बार बार उसको ना, कई बार क्या होता है कि वो हिस्ट्री देता है कि सर मेरे को ना 2-3 दिन में एक बार भयंकर पेन हुआ है, बहुत ज़बरदस्त पेन हुआ है ना, और फिर मेरे को बुखार भी आ गई सर। तो धीरे धीरे क्या डिपेंड करता है उसका कॉमन बाइल डक्ट में जो पित्त की नली है उसमें स्टोन कितना बड़ा है। यदि वो पूर्णतया उसके कॉमन जो बाइल डक्ट है जो पित्त की नली है उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देता है तो देयर इज सीवियर जॉन्डिस, मतलब भयंकर पीले हो जाता है, उसको कोलिंजेटिन चलता है, मे भी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है सर। अरे बाबा, कॉमन बाइल डक्ट ये सिंपल पीलिया। दूसरी वजह से क्या होता है, किसी पेशेंट ने ऑपरेशन करवाया गाल ब्लैडर पथरी का, तो उसमें क्या होता है कॉमन जो पित्त की नली होती है उसकी इंजरी हो जाती है कई बार सर। उसकी इंजरी होने से क्या होता है कि वो सिकुड़ जाती है, सिकुड़ की होने की वजह से जो बाइल का जो पीलिया का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, इसलिए उसको पीलिया भी हो जाता है। कोई ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी पेशेंट को, कोई हिस्ट्री है 2-3 महीने के बाद में, सर आप मेरे को ना पेन एब्डोमेन भी होता है, पीले भी होता है, तो अब मैं क्या करूं, तो हमारे पास आता है, हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं प्रॉपर रूप से, फिर उसे बताते हैं कि तेरे ये प्रॉब्लम है। तो हम वो जो कॉमन चीज़ होते हैं सर, जो कॉमन बाइल डक्ट होती है, जो पित्त की नली होती है, उसका हम ERCP के द्वारा, दूरबीन के द्वारा उस पत्र को हम निकाल देते हैं सर। ठीक तो है। पेशेंट बिल्कुल सही हो जाता है। और मेलिग्नेंट कोज में जैसे बिना मेलिग्नेंट जो मेलिग्नेंसी होती है, कैंसर जो संभावना होता है, कैंसर में क्या होता है कि जैसे CAGB गाल ब्लैडर का कैंसर, पित्त की थैली का कैंसर, पेनक्रियाज का कैंसर, और जो पित्त की जो नली होती है ना सर उसका भी एक कैंसर होता है। ये इसी वजह से वो कैंसर डेवलप हो जाता है। क्या होता है कि पेशेंट इनिशियल स्टेज में क्या है वो लोकल घूमता रहता है, चलता रहता है, हमारे पास तब आता है सर जब वो एडवांस मेट्स चले जाते हैं, उसके मेट्स हो जाते हैं, लीवर में मेट्स चले जाते हैं, पेट में पानी बढ़ जाता है, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते सर। यदि अर्ली स्टेज में आ जाए उसके, जैसे मान लो ऑपरेबल स्टेज में आ जाए, तो हम उसको मतलब उसकी दूरबीन के द्वारा उसका ऑपरेशन करके उसमें एक स्टेंट डाल देते हैं सर, उससे उसका पीलिया कम हो जाता है। पीलिया कम होने के बाद सर्जन उसको ऑपरेट कर सकता है आराम से। तो ऐसे पेशेंट की सर्वाइवल रेट अच्छी हो जाती है जी। ये तो हुआ पीलिया। अब एक नाम और जो कॉमन है हमारे लिए वो एक हेपेटाइटिस A, B, C, ये सब इसकी क्या एडवांस स्टेजेस होती है? थोड़ा सा वो भी हेपेटाइटिस की एक्चुअली क्या सर, हेपेटाइटिस बी एक मतलब बहुत कॉमन है, मतलब बहुत रेयर, मतलब मिल जाता है कहीं भी। क्या कई पेशेंट आते हैं कि सर हमारी फैमिली में, या फिर वो ऐसे एक्चुअली में क्या एसिम्टोमेटिक भी आते हैं सर पेशेंट, जैसे हम क्या रूटीन इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं उसका, जैसे आया वो CBC करवा लिया हमने, लीवर फंक्शन टेस्ट करवा लिया है ना, तो उसमें पता लगता है हेपेटाइटिस बी की जांच करवा ली हमने, C की जांच करवा ली, HIV की जांच करवा ली, तो ऐसे इंसिडेंटली डिटेक्ट हो जाता है सर वो हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी को सर जो आदमी है वो बहुत कॉमन सेंस में लेता है, जबकि उसको कॉमन सेंस में नहीं लेना चाहिए सर। हेपेटाइटिस बी क्या होता है सर, इंसिडेंटली डिटेक्ट हो गया, फिर उसके बाद अपना अगला स्टेप होता है कि लीवर फंक्शन टेस्ट होता है सर। लीवर फंक्शन टेस्ट, उस लीवर फंक्शन टेस्ट में अपन देखते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट में OTPT बड़े होते हैं, एंजाइम्स जो लीवर एंजाइम्स होते हैं वो 2 and 3 टाइम्स बड़े हुए होते हैं। तो फिर अपना नेक्स्ट स्टेप हो जाता है सर, एक फाइब्रोस्कैन एक मशीन आती है, उसको लीवर की स्टिफनेस देखते हैं। दूसरा होता है अपना हेपेटाइटिस बी वाले DNA लोड जो लेबोरेटरी में होता है, यदि वो मोर देन 2000 से ज़्यादा बड़ा हुआ है और OTPT मोर देन 2 and 3 टाइम्स से बड़े हुए हैं, तो उसकी एंटीवायरल थेरेपी देनी है सर। अच्छा, हाँ, उसको उसकी दवाई देनी है। वो क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस बी में डेवलप हो गया, और कई पेशेंट होते हैं कि उसको ना अनलाइकली लेते हैं, तो लेटर ऑन क्या होता है सर, उनका लीवर खराब हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाती है उनको। दूसरी बात उनको सिरोटिक लीवर हो जाता है। सिरोटिक लीवर होने के बाद उसको अपर GI ब्लीड होने लग जाती है, पेट में पानी हो जाता है, पैरों में सूजन आ जाता है, लेटर ऑन मेलिग्नेंसी हो सकती है सर, उसको लीवर कैंसर में डेवलप हो जाता है। अब ये सब चीजें क्या है एक आम आदमी को नहीं पता होती, नहीं और पता। वो बहुत ही मतलब झोला छाप डॉक्टर के ही चक्करों में भटकता रहता है, या वो दवाई खरीद के ले आएगा मेडिकल स्टोर वाले से ही पूछ के दे देगा, पेट में दर्द है दवाई दे दे। तो ये सब चीजें नुकसान पहुंचाती है। एक्चुअली में क्या हेपेटाइटिस बी जिसके पॉजिटिव आ जाता है वो डॉक्टर मतलब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए उसको। तो गैस्ट्रो जो शब्द है उसके साथ ही जुड़ा हुआ एक कॉमन बीमारी जो है वो है हमारी गैस की प्रॉब्लम। गैस एक आम प्रॉब्लम है, घर घर के अंदर उसका मतलब एक ऐसा नाम है जो हर व्यक्ति उससे परिचित है। ये पेट में गैस क्या भला है, हम आज आपसे बहुत समझना चाहेंगे इन सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। सर एक्चुअली क्या गैस ऐसी मतलब गैस तो अपन खाना जैसा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अपन खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, अपनी सेडेंट्री लाइफ होती है,
तो एसिडिटी तो बनेगी ही सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप एक्चुअली में क्या आपकी लाइफ को थोड़ा सा एक्टिव लाइफ रखो आप, जैसे फास्ट फूड कम खाओ, मिर्च मसाला तली हुई चीज़ें कम खाओ, चाय कॉफ़ी कम पियो, तो उनसे गैस कम बनती है। और थोड़ा सा मॉर्निंग वॉकिंग भी करना चाहिए सर, मतलब 45 से 60 सेकंड, मतलब 1 घंटे तो एवरेज आपको देना ही चाहिए बॉडी को। 1 घंटा? हाँ, 1 घंटा तो एवरेज आपको एक्सरसाइज, चाहे मॉर्निंग वॉकिंग करो चाहे आप जिम करो, पर उससे मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि सर ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, ओल्ड एज है, तो गैस तो प्रॉब्लम है ही है सर। अब अपन ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, चाय कॉमन पीते हैं सर अपन, चाय बहुत लोग कहते हैं कि साहब मैं तो 8-10 बार चाय पीता हूँ और मेरी गैस बहुत ज़्यादा बनती है सर, गले में भी आ जाती है, मेरी गैस इतनी प्रॉब्लम है। तो वही ना सर, मैं उसे कहता हूँ तो चाय इतनी क्यों पीता भाई, तो चाय मतलब जस्ट 1 या 2 चाय पी लो बस। सर ये जैसे पेट के अंदर आमतौर पे जो थोड़ा माइक्रो बायोलॉजी की तरफ जाए तो भाई HCl पेट के अंदर होता ही होता है, और अगर आपकी गैस बहुत ज़्यादा बन रही है तो वो ये कहा जाता है कि भाई अम्लीयता आपके शरीर में ज़्यादा हो गई है, तो अम्लीयता को दबाने के लिए चूंकि क्षार का जो है उसका विलोम होता है तो क्षार का उपयोग कर लिया जाता है। तो क्या अगर कोई किस गैस्ट्रिक का पेशेंट है और वो सोडा पीता है तो क्या उससे वो एक बार तात्कालिक रिलीफ मिलता है या नुकसान है, या उसका क्या होता है? नुकसान ये सर एक्चुअल में क्या तात्कालिक वो उपाय नहीं हो, तो शॉर्ट टर्म का है, वो मिल जाएगा उसको आराम। पर एक्चुअल में क्या वही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो मैं बता रहा हूँ ना, फास्ट फूड कम कर दे, चाय कॉफ़ी है ना, ये जो अपन पिज़्ज़ा बर्गर आजकल की जनरेशन बहुत खाती है, सेडेंट्री लाइफ है, मतलब इस वजह से ज़्यादा गैस बनती है। अपन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, फेट कार्बोहाइड्रेट, इस वजह से गैसेस ज़्यादा बनती है। डॉक्टर साहब इसका भी कोई नुकसान देखा गया है क्या कि जो हम लोग जो रिफाइंड तेल यूज़ कर रहे हैं, या उसमें जैसे पाम ऑयल की मिलावट होती है और फिर हम उसके अंदर उसको रिफाइनरी जिस तरह से जिस केमिकल से की जाती है, क्या उसका भी असर पड़ता है क्या इस लीवर के ऊपर? हाँ, लीवर के ऊपर पड़ता है सर। एक्चुअली में क्या कई स्टडी ऐसे कहते हैं कि जैसे मतलब पाम ऑयल मस्टर्ड ऑयल ये खाते हैं तो इनमें इंसिडेंस ऑफ पित्त की जो थैली का कैंसर होने की संभावना बढ़ती है सर। बढ़ती है? हाँ, ये है, स्टडियाँ कई ऐसी जनरल पब्लिकेशन हुए हैं सर, तो उनमें होता है ऐसा। एक और कॉमन शब्द आता है कि पेट में अल्सर है, ये अल्सर क्या होता है? अल्सर एक्चुअली में क्या, पेट में अल्सर वैसे तो आजकल जो बीड़ी पीते हैं ना, जो सर जो क्रॉनिक स्मोकर होते थे पहले पेशेंट, उनके पेट में अल्सर पाया जाता था। अच्छा, है ना। बाकी आजकल तो क्या है कि हर गांव में जो झोला छाप डॉक्टर बैठा हुआ सर, जो RMP बैठा हुआ, जो लोकल डॉक्टर बैठा हुआ, तो जो दवाएं हैं ना जो ओवर द काउंटर, जैसे पेंटाप्रोजोल है, डोमपेडोन, वो खिला देते हैं, तो सर आजकल अल्सर रेयरली मिलते हैं। अच्छा, हाँ, अल्सर इतने होते नहीं है। अब नहीं एक्चुअली में क्या, गैस्ट्राइटिस ज़्यादा कॉमन होती है। गैस्ट्राइटिस एक सिंपल गैस्ट्राइटिस, उसमें अपन जैसे दूरबीन से जांच करते तो वो नॉर्मल निकलती है। अब पहले क्या होता था सर, जो पेशेंट होते थे क्रॉनिक स्मोकर होते थे पहले। हाँ, स्मोकर्स का पेट के आमाशय से क्या हाँ, मतलब है? उसकी क्या मोटिलिटी कमजोर कर देता है, उस सिक्रेशन को दबा देता है सर, इसलिए वो अल्सर डेवलप हो जाता है। नहीं तो क्या है कि वो तो फेफड़ों तक जाता होगा अगर स्मोकर से, तो स्मोकर तो स्टमक में भी जाता है ना, स्टोमक में भी जाता है। स्मोकिंग तो जाती है सर। चलो क्या, आजकल ओवर द काउंटर ड्रग है सर, जैसे पेंटाप्रोजोल है, डोमपेडोन है, कोई भी जो RMP डॉक्टर है या कोई लोकल डॉक्टर वो दे देते हैं, तो वैसे अल्सर होते ही नहीं सर आजकल। अच्छा, अल्सर बहुत अनकॉमन हो गए, क्योंकि ओवर द काउंटर ड्रग लेते हैं ना। किसी पेशेंट को गैस बनी तो कहते हैं सर मेरे को ना, मेडिकल पे जाके बोलता है कि सर मेरे को ना एक गैस बन रही है, उसकी गैस की टेबलेट दे दो, तो मेडिकल वाला निकाल के दे देता है। तो वैसे खाते रहते हैं पेशेंट। पेंटाप्रोजोल, डोमपेडोन एक कॉमन है, ओवर द काउंटर ड्रग है सर। एक और जो कॉमन बीमारी आती है जो पेट से ही जुड़ी हुई है, बड़ी आंत तक पहुंचती है, कि आमतौर पे आपको कब्जी बहुत रहती है, कॉन्स्टिपेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों में, वो क्यों होती है? कॉन्स्टिपेशन में वही कह रहा हूँ ना सर, सेडेंट्री लाइफ है। दूसरी बात क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन ओल्ड एज में कॉमन होता है सर, तो इंटेस्टाइन मोटिलिटी कमज़ोर हो जाती है, उसकी इंटेस्टाइन मोटिलिटी जो उसकी मोटिलिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। जस्ट लाइक जैसे डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं उनमें डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस हो जाता है, तो डायबिटिक अनकंट्रोल रहती है, तो धीरे धीरे उसकी जो मसल्स है वो कमज़ोर होती जाती है, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस हो जाती है, इसलिए उसको गैस भी ज़्यादा बनती है, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। और अपन जो फास्ट फूड खाते हैं जिससे सेडेंट्री लाइफ है, ये तो इस वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कॉमन है सर अभी। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट अगर ये प्रोग्राम देख रहा है और उसने चाय भी छोड़ दी, उसने अपना कार्बोहाइड्रेट वसा वगैरह सब कम कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अगर गैस्ट्रिक ट्रबल से पेशेंट है, सर एक्चुअली में ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब जैसे मैंने बताया ना, वो मॉर्निंग वर्किंग मतलब करता रहेगा और थोड़ा लाइफस्टाइल को खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखेगा, तो उसकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मिनिमम होगी सर, ज़्यादा नहीं होगी। खाने पीने में वो क्या चीज़ ले ज़्यादातर सर एक्चुअली में फल फ्रूट सलाद ज़्यादा लेना चाहिए, ज़्यादा सलाद, फाइबर डाइट ज़्यादा, हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, उससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता, गैस्ट्राइटिस भी नहीं होती।
ये आजकल जो नए नए एक चीज़ और आ गई है, ओट्स, ये इस टाइप की चीज़ें आजकल बाजार के अंदर और बेची जाती हैं कि भाई ये रेशेदार जो है, इसमें ये है, इसमें वो है। अब ये सर इसका तो पता नहीं है, वो कौन कोई से रिसर्च रेशेदार, नहीं है, कोई रिसर्च कुछ नहीं है। पर एक चीज़ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाओ आप, हाई फाइबर डाइट लो, है ना, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाओ, तो ये मतलब हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग अल्कोहल लेते हैं। हाँ, ये अल्कोहल बहुत कॉमन है सर, बहुत कॉमन प्रॉब्लम, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है अल्कोहल। कई पेशेंट आते हैं हमारे पास सर, एक्चुअली में क्या कहते हैं सर, हम ना शराब रोज़ पीते हैं। मैं उनको समझाता हूँ कि यार शराब मत पिया करो, डेढ़ सौ शराब मतलब आपके बॉडी के लिए भी नुकसान है, आपके लीवर के लिए भी नुकसान है। कहे नहीं सर मैं तो रोज़ ही पीता हूँ। मैं एक्चुअली में क्या होता है, शराब पीने से क्या होता है कि उसका ना लीवर ख़राब हो जाता है सर। यदि वो डिपेंड करता है, वो 5 से 10 साल शराब पीता है, तो ये जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं बॉडी के अंदर। कोई आदमी 20 साल तक शराब पीता है तो कुछ नहीं होता सर, और कोई आदमी 5 साल तक शराब पीता है, उसमें सीवियर उसको एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाता है सर, डीप जॉन्डिस हो जाता है उसको, एसाइटिस हो जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, खून की उल्टियाँ होने लग जाती है। तो डिपेंड ऑन करता है जेनेटिक म्यूटेशन, तो ये उसके जीन्स कैसे हैं बॉडी में, ये डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, कई शराब पीने वाले 15 से 20% सीवियर एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में जाते हैं, और कोई पेशेंट होता है क्रोनिक लीवर डिजीज, जो लीवर में जैसे पेट में सिरोटिक लीवर बोलते हैं उसको, उसमें चले जाते हैं। तो हम कई पेशेंट आते हैं सीवियर एल्कोहलिक हेपेटाइटिस वाले पेशेंट आए हमारे पास, हमने उनसे कहा, उनका ट्रीटमेंट किया, ओके। हम कई पेशेंट सर मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने शराब बिल्कुल छोड़ दी, उनको लगता भी नहीं है कि उनको लीवर की बीमारी हुई है, तो बिल्कुल ओके हो गए। पर क्या होता है सर, वो मानते नहीं, उनका एडिक्शन इतना ज़बरदस्त होता है कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब ने तो बोल दिया, बिल्कुल सही हुआ, वापस पीने लग जाता है, फिर वापस वो सीवियर में चला जाता है सर। शराब के साथ भी कई सारी भ्रांतियां भी काम करती हैं कि अगर शराब से पहले अगर आप कुछ दही या वसा ले लें तो शराब आपको कम डैमेज करती है लीवर को, कुछ इस टाइप की चीजें नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। खाना खाने के साथ लोग पहले अक्सर 2 पैक 3 पैक लगाते हैं कि भाई हमारा खाना पच जाएगा। करता है सर एक्चुअली में क्या, शराब की क्वांटिटी कितना लेता है, रोज 8-10 पैक ले रहा है तो डेंजरस है ही उसके लिए। पर 1-2 पैक लेने से, मतलब 1 पैक लेने से कोई नुकसान नहीं, सप्ताह में 1-2 बार ले लिया तो कोई उसका बॉडी में नुकसान नहीं होगा जी। वैसे इसके ऊपर कोई रिसर्च है कि कितने पैक आदमी ले सकता है? जैसे अभी तक तो भाई ऐसा कोई रिसर्च पेपर मैंने देखा नहीं कि भाई। क्या सर, एल्कोहलिक लीवर डिजीज उनको बोलते हैं जो सप्ताह में 21 पैक से ज़्यादा ले लेते हैं। 21 पैक? हाँ, 21 पैक, मतलब 21 पैक से ज़्यादा लेता है वो सप्ताह में, तो वो एल्कोहलिक लीवर डिजीज की श्रेणी में चला जाता है, उस कैटेगरी में चला जाता है। तो डिपेंड करता है उसकी क्वांटिटी कितनी है सर। वैसे अलग अलग जैसे बियर में क्वांटिटी एल्कोहलिक अलग आती है सर, और रम में अलग आती है, तो डिपेंड करता है उसकी क्वांटिटी कितनी लेता है और कितने टाइम तक ले रहा है सर। ये भी एक प्रॉब्लम है। ये भी प्रॉब्लम है। लीवर का कैंसर कब तब्दील होता है? लीवर का कैंसर एक्चुअली में क्या है, पेशेंट जैसे कोई सिरोटिक लीवर है, जैसे क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है, उसने ट्रीटमेंट छोड़ दिया या फिर उसने बीच बीच में नहीं दिखाया, तो लीवर का कैंसर मतलब 5 से 10 सालों में उसको लीवर कैंसर डेवलप हो जाता है सर उसको। लीवर पे अगर कैंसर आ गया है बाय द वे, तो मैलिग्नेंसी अगर आपने हटा भी दी है, तो ऐसा पेशेंट की जीने की संभावनाएं कितनी होती है या उसका कितना समय? एक्चुअली में क्या सर, क्या होता है, जैसे लीवर कैंसर हो गया, उसके मतलब एक सिंगल लेस देन 2 सेंटीमीटर है, सिंगल नोडुल्स है, सिंगल कैंसर की गांठ है, तो उसमें लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं सर। लीवर ट्रांसप्लांट उसकी जो सर्वाइवल रेट है 5 साल तक वो चला जाता है, पर उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट तो चलता ही सर, इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी वो तो चलती है। कोटा मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिटी की सेवाएं शुरू हो चुकी हैं और अभी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। डॉक्टर साहब, मैं कब समझूं कि अपन यहाँ पर लीवर का भी ट्रांसप्लांट शुरू कर सकते हैं? कब तक होगा? क्या सर, अभी तो हमारे पास ये मानो हम 2 ही फैकल्टी है मेडिकल कॉलेज में, और हमारे पास इतने रेजिडेंट भी नहीं है, मैन पावर भी नहीं है। पर जैसे जैसे मतलब ये मानो कि जैसे हमारे मेडिकल कॉलेज में एसएसपी बिल्डिंग में इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, जैसे जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे जस्ट लाइक एंडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है और ईआरसीपी है, यूएस है, तो जो भी आ जाएगा तो सर हम मैक्सिमम एफर्ट करेंगे, हम डिपार्टमेंट को बहुत आगे ले जाएं और लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। डिपार्टमेंट को मतलब ऐसा बना देंगे कि नहीं हम सब कर सकते हैं यहाँ पर, और अभी भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है सर। पर थोड़ी हमें प्रॉब्लम तो है ही है सर, अभी डिपार्टमेंट इतना डेवलप नहीं हुआ, हम 2 ही फैकल्टी है, हमारे पास रेजिडेंट नहीं है, पर फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं, जो भी पेशेंट आ जाता है हमारा तो उसको हम पूरी सेवाएं देते हैं, पूरा काम करते हैं सर, नो डाउट। तो जैसे डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे आपके पास फिलहाल जो इक्विपमेंट है, एंडोस्कोपी वगैरह आप आराम से कर लेते हैं? एंडोस्कोपी कर लेते हैं सर, कोलोनोस्कोपी करते हैं, और जो पित्त की नली में जो स्टोन फंसा हुआ है ना, उसको हम बहुत डिटेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल डिटेक्ट कर लेते हैं, और उसके हम दूरबीन से उसकी पथरी भी निकाल देते हैं। अच्छा, डॉक्टर मीना से हमारी बातचीत लगातार जारी है
और आपको एक बात और जान करके थोड़ी सी वो होगा, खुशी भी होती है, मन में प्रफुल्लित भी होता है ये सब जान करके कि डॉक्टर मीणा एक बहुत छोटे से गांव से आते हैं। आइए हम आपसे ही सुनते हैं, आपने कहाँ पढ़ाई लिखाई शुरू की, कैसे की, कहाँ यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा? सर एक्चुअल में क्या है, मेरे फादर एक किसान हैं और मतलब डिस्ट्रिक्ट 12 है और तहसील अटरू है, उसमें एक गाँव है ननावता, वहाँ का रहने वाला हूँ सर। जो मेरी प्राइमरी जो शिक्षा हुई थी वो गांव में हुई थी सर, 8 तक। उसके बाद मैं कोटा में आ गया सर। कोटा में मैंने मल्टीपर्पज़ स्कूल, जो सूरजपोल स्कूल है ना सर, वहाँ से 9th और 10th मैंने वहाँ से किया। 12th 11th और 12th ये मल्टीपर्पज़ स्कूल से किया, मल्टीपर्पज़ सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल। उसके बाद में सर मैंने कोचिंग करी 1 साल की, फिर उसके बाद में मेरा उस साल तो 1 ईयर सीनियर के साथ फिर मैंने सेल्फ स्टडी करके PMT फाइट कर ली सर। सेल्फ स्टडी दूसरे साल में, मतलब सीनियर के साथ में दूसरे चांस मैंने सेल्फ स्टडी घर पे करी, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी सर। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई बहन हैं सर। 4 भाई बहन हैं। फादर आपके किसान हैं। तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होने के बावजूद क्या है कि सर हमारे क्या किसान थे और हम मतलब 2 भाई तो हम साथ में पढ़ते थे, तो अभी एक टीचर है और मैं डॉक्टर हूँ, और एक भाई किसान खेती करता है गांव में, और एक छोटा छोटा वो भी टीचर है। बाकी तो उस टाइम, अब तो फाइनेंशियल ठीक हो गई सर, आप सरकारी सर्विसेज में आ गए, तो ठीक हो गई, पर उस टाइम थोड़ी उस समय मतलब केवल अपने फादर के ऊपर ही जब आप डिपेंड रहे। फादर के ऊपर पूरा डिपेंड। कोटा में रह करके पढ़ाई करते थे? कोटा में पढ़ाई करते थे, हॉस्टल वगैरह या हॉस्टल में रहते सर, रेंट पे कमरा लेके रहते थे, सेल्फ स्टडी करते थे, और फिर रोटी वगैरह भी आप खुद ही बनाते थे सर, खुद ही बनाते थे, खुद ही सब्जी लाते थे, खुद ही खाना बनाते थे और खुद ही पढ़ाई करते थे। और इसके बाद कोई मार्गदर्शन हमें कोई ऐसा बताया नहीं कि आप ऐसे पढ़ाई करो वैसे पर हम सेल्फ स्टडी करते थे। तो हमारा PMT में सिलेक्शन हो गया सर। फिर हमें SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर मिला, वहाँ से हमने MBBS करी। फिर MBBS करने के बाद हमारा PG में तुरंत सिलेक्शन हो गया 2004 में, मतलब तो MD हमने अजमेर से करी और DM SMS मेडिकल कॉलेज। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद भी आज डॉक्टर मीणा सहायक प्रोफेसर के पद पे कोटा में तैनात हैं, कोटा मेडिकल कॉलेज में तैनात हैं। कोटा में रह करके हमारे पास में लाखों बच्चे स्टडी करने आते हैं, PMT और इंजीनियरिंग की शिक्षा और कोचिंग यहाँ से लेते हैं। शिक्षा नगरी उन्होंने हमारा नाम दे रखा है, और इसी शिक्षा नगरी के साथ में एक थोड़ा सा जुड़ा हुआ एक विषय ये भी है कि हम बहुत सारे बच्चों को अगर डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं तो हमारे बहुत सारे बच्चे हमें यहाँ पर कुछ पीड़ाएँ दे के भी जाते हैं, वो अवसाद और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली में क्या सर, डिप्रेशन क्या है कि आजकल क्या कंपटीशन की, मतलब उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना बड़े एम्बिशियस होते हैं, मतलब वो इच्छा करते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, पर उनकी एक मानसिक स्थिति तो देखनी चाहिए ना सर, कि वो बेटा किस स्थिति पे, उसका दिमाग किस लेवल पे है, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप उसके पेरेंट्स से ज़बरदस्ती उसको थोप देते हैं, नहीं बेटा तो डॉक्टर बन, नहीं बेटा तो डॉक्टर इंजीनियर बन, तो ये नहीं थोपना चाहिए सर। बच्चों को क्या है कि उनका देखना चाहिए उनका डेवलपमेंट कैसा है, उनका इंटरेस्ट किस में है, उसी हिसाब से उनको प्रिपेयर करना चाहिए, मेरा ये मानना है सर। मतलब एक भेड़चाल नहीं चलनी चाहिए, नहीं यार डॉक्टर बन जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जिस बच्चे की जिसमें जो इंटरेस्ट हो ना सर, उसमें उस फील्ड में उसको जाना चाहिए। तो इसका सबसे मेन रीज़न यही है, एक तो पेरेंट का प्रेशर, और दूसरी बात एक कंपटीशन, जो एक सोसाइटी का कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। आपका बच्चा कब पढ़ रहा है कि मेरा हमारे बच्चे को 95 है, मेरे बच्चे को 95 क्यों नहीं आया भाई, तो बच्चे को प्रेशराइज करते हैं पेरेंट्स। अरे तो यार उसकी वो देखो तो सही, उसकी योग्यता, उसका टैलेंट, अंदर के भीतर का टैलेंट क्या कहता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सब चीज़। ये सबसे इम्पोर्टेंट। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए बहुत अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत अच्छी जानकारियाँ आपसे मिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।